नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। और आज हम बात करेंगे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2024 के चैप्टर नंबर 6 यानी सर्विस सेक्टर की। इससे पहले 5 चैप्टर जो है वो हमने पूरे कर लिए हैं। आज इस जो छठे चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्ट में हमने जो है ये देखा था कि जो जीएसवीए है, जीएसवीए या कोई भी जो अर्थव्यवस्था है तो उसके 3 सेक्टर की हमने बात करी थी। पहला था कृषि, दूसरा था उद्योग और तीसरा था सेवा। ठीक है, तो कृषि और उद्योग जो है वो हम पहले पूरा कर चुके हैं, तो इन पे हम ज्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की। आज हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की। तो सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमने शुरुआत में बात करी थी कि जो राजस्थान का जीएसवीए है, राजस्थान का जीएसवीए जो है उसमें जब हम स्टार्ट में बात करी थी तो वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य जो पहला चैप्टर अपना था उसमें 2 मूल्य पे हमने जीएसवीए को काउंट किया था। पहला था प्रचलित मूल्य और दूसरा था स्थिर मूल्य। ठीक है, पहला प्रचलित मूल्य था, दूसरा स्थिर मूल्य था। प्रचलित मूल्य पे राजस्थान का जो जीएसवी था वो था 15/28/385, 15/28/385 था। और स्थिर मूल्य पे जो राजस्थान का जीएसवी था वो आपका था 8,45,115 करोड़। ठीक है, तो ये राजस्थान का जीएसवी पहले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। अब वहां हमने देखा कि इस जीएसवी के 3 सेक्टर थे, 3 अलग अलग सेक्टरों की हमने बात करी थी, कृषि, उद्योग और सेवा। तो जीएसवीए में सेवा सेक्टर की जो हिस्सेदारी थी उसकी हमने वहां पे बात करी थी कि सेवा क्षेत्र का जीएसवीए में क्या योगदान है। तो वो योगदान भी 2 ही उस पे निकलेगा, पहला प्रचलित मूल्य और दूसरा स्थिर मूल्य। ठीक है, तो प्रचलित मूल्य पे सर्विस सेक्टर का जो योगदान था वो था 45.07%। ठीक है, और स्थिर मूल्य पे अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो वो था 43.95% है, 43.95%। ये जो चीज थी हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, अब आपको एक बार फिर से देख लेना है कि जीएसवीए जो है उसका में सेवा सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो 45.07 था। किस रेट पे? प्रचलित मूल्य पे। और स्थिर मूल्य पर अगर हम बात करें तो स्थिर मूल्य पर सर्विस सेक्टर का योगदान था 43.95%। कितना था? 43.95%। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करते हैं कि सर्विस सेक्टर का जो जीएसवी था उसकी वास्तविक वैल्यू क्या थी, उसकी प्रोग्रेस क्या रही, और सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें जो है वो आर्थिक समीक्षा में परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो उन सब चीजों पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की यदि आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला था अपना जीएसवीए। जीएसवीए की हमने बात कर ली है। अब यहाँ पे जीएसवीए जो है वो किस चीज के जीएसवीए की बात करेंगे? हम सेवा क्षेत्र के जीएसवीए की बात करेंगे। सेवा क्षेत्र के जीएसवीए की जो है हम बात करेंगे। ये स्टार्ट में जो हमने अभी पढ़ा ये थी जीएसडीपी, सॉरी जीएसडीपी। और जीएसडीपी में जो सर्विस सेक्टर का जीएसवीए था उसकी हमने यहाँ पे बात करी कि 45.07% और 43.95% ये रहा। तो अभी जो सर्विस सेक्टर है उसके जीएसवीए की बात करेंगे तो जीएसवीए प्रचलित मूल्य पर जो 22-23 में था वो था 5,78,481। देखिए 22-23 में कितना था? 5,78,481 करोड़ था, जो 23-24 में बढ़ के हो गया 6,43,632 करोड़। 6,43,632 करोड़। आप 5,78 वाला याद नहीं रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है 6,43,632 करोड़ 2023-24 में जीएसवीए है। सर्विस सेक्टर का कौन से मूल्य पे? ये हम बात कर रहे हैं प्रचलित मूल्य पे। किस मूल्य पे बात कर रहे हैं? प्रचलित मूल्य पे। और अगर इस वृद्धि को देखें भाई 5,78,481 था पिछली बार, अब हो गया 6,43,632। तो अगर हम इस वृद्धि को देखें तो 11.26% की वृद्धि है। कितनी वृद्धि है? 11.26% की यह वृद्धि हुई है। ठीक है, तो प्रचलित मूल्य पे जो राजस्थान की जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसका जीएसवी अगर हम बात करें तो 6,43,632 है।
और पिछली बार से 11.26% की इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। दूसरी चीज आती है स्थिर मूल्य पर। अगर हम स्थिर मूल्य पे बात करें तो पिछली बार था 322,511, 322,511 था। कब था ये? आप 322,511 करोड़ ये कब था? 2022-23 में, 2022-23 में था। जो 23-24 में बढ़ के ये आपका हो गया साहब 343,057 करोड़, 343,057 करोड़ हो गया। कितना होगा? 343,057 करोड़ 2023-24 में हो गया। आपको याद रखना है ये जो प्रोग्रेस है ये है 6.37%, 6.37%। चार डेटा अपने को अच्छी तरह से याद रखने हैं। पहला डेटा कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है वो प्रचलित मूल्य पे है 15,28,385 करोड़ और स्थिर मूल्य पे है 8,45,115 करोड़। इस जीएसडीपी में जो सर्विस सेक्टर है उसका हिस्सेदारी जो है वो प्रचलित मूल्य पे रही है 45.07%, 45.07%, और स्थिर मूल्य पे रही है आपकी 43.95%। कितनी रही? 43.95%। ये तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात है। ये तो क्या है? हिस्सेदारी। सर्विस सेक्टर की क्या है? हिस्सेदारी है। हम बात कर रहे हैं हिस्सेदारी के साथ साथ उसके जीएसबीए की। तो जीएसबीए जो है सर्विस सेक्टर का, वो सर्विस सेक्टर का जीएसबीए आपका सब रहा है, एक मिनट, सर्विस सेक्टर का जो जीएसबीए है वो आपका रहा है 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर, सॉरी 23-24 में प्रचलित मूल्य पे हम देखें तो 643,632 करोड़ रहा है और 11.26% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 643,632 करोड़ रहा है, 11.26% की इसमें क्या रही है? वृद्धि रही है। इसी तरह से अगर 22-23 में देखें किस मूल्य पे? ये स्थिर मूल्य की हमने बात की। कौन से मूल्य की बात की? स्थिर मूल्य की। स्थिर मूल्य पर अगर हम देखें 22-23 में तो 322,511 करोड़ था, जो अब बढ़ के यानी 23-24 में हो गया आपका 343,057 करोड़, 343,057 करोड़, 6.37% की वृद्धि के साथ हो गया। आपको बिल्कुल याद रखना है। सीधा आरएसप्री जो है ना 2021 में आया था, जहां पे सेवा सेक्टर की सीधी वृद्धि दर पूछी थी। सर्विस सेक्टर की क्या पूछी थी? वृद्धि दर पूछी थी। तो सीधा पूछा जाता है आरएस में। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए कि जीएसबीए जो है सर्विस सेक्टर का, वो सर्विस सेक्टर का जीएसबीए प्रचलित मूल्य पर तो है आपका 643,632 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगर स्थिर मूल्य की हम बात करें तो स्थिर मूल्य पे है आपका 343,057 करोड़ रुपए, ठीक है। यहाँ 11.26% की वृद्धि हुई है और यहाँ जो वृद्धि हुई है वो हुई है 6.37%, 6.37% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब देखिए कोई भी सेक्टर होता है उसके अलग अलग उप क्षेत्र भी होते हैं, हर सेक्टर के अलग अलग उप क्षेत्र होते हैं। तो भाई सर्विस सेक्टर है, उस सर्विस सेक्टर के उप क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनकी क्या हिस्सेदारी रही है उसकी हम बात करेंगे। तो उप क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी होती है वो प्रचलित मूल्यों पे निकाली जाती है। उप क्षेत्रवार वितरण जो है वो किस पे निकाला जाता है? प्रचलित मूल्य पे उप क्षेत्रवार जो वितरण होता है वो निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये जो पूरा बना हुआ है अपना 6.44 लाख करोड़, तो क्या हो गया? जीएसबी हो गया 643,632 करोड़ था ना, तो इन्होंने 6.44 लाख करोड़ लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया सेवा क्षेत्र का जीएसबी। अब इस जीएसबी में कौन से की हिस्सेदारी कितनी परसेंट है, एक तो ये याद रखना है। दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि ये जो हिस्सेदारी है उसका क्रम क्या है, उसका क्रम कौन सा, उस चीज को भी हमें फोकस करना है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जो 28.01% आ रही है और 28.01% जो हिस्सेदारी है वो कौन से सेक्टर की आ रही है? अगर हम देखें तो व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। कौन सा है? व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। तो पहला नंबर किसका आ गया? भाई सर्विस सेक्टर के जो उप क्षेत्र हैं
प्रचलित मूल्य पे उनका जो योगदान है वो सबसे एक नंबर पे आ गया व्यापार होटल एवं जलपान गृह 28.01%। कितना हो गया? 28.01%। अगर उसके बाद में हम देखें तो उसके बाद में हमें ये दिखता है 23.62%, 23.62%। तो 23.62% ये है, देखिए इस कलर वाला है। तो स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, ये हो गया 2 नंबर पे। पहला हो गया व्यापार होटल एवं जलपान गृह 28.01% और दूसरा हो गया स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं 23.62%। अब उसके बाद में अगर हम नीचे चलते हैं तो आगे आता है 10.92%। अब 10.92% का कलर कौन सा मैच कर रहा है? ये परिवहन भंडारण एवं संचार सेवाएं, ये 3 नंबर पे आ गया भाई, परिवहन भंडारण एवं संचार सेवाएं। इसका योगदान कितना रहा? 10.92%। अगर चौथे नंबर पे हम आए, सॉरी ये 20.66 छूट गया अपने से, 20.66 यहां से ले लो आप डायरेक्ट। कि उप क्षेत्रवार वर्गीकरण को ये तो लिया जाता है कौन से मूल्य पे? प्रचलित मूल्य पे। और ये लिया जाता है जो वृद्धि दर होती है ना, वृद्धि प्रत्येक सेक्टर में कितनी वृद्धि रही, ये स्थिर मूल्य पे ली जाती है। तो सबसे पहले हमें अभी पढ़ा था कि व्यापार होटल और जलपान गृह का था 28.01%। सबसे ज्यादा किसका था? व्यापार होटल और जलपान गृह का 28.01%। ठीक है। सेकंड नंबर हमने देखा कि स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं, इसका था 23.59%, 23.59%। फिर तीसरा नंबर हमने वही देखा था कि परिवहन भंडारण एवं संचार सेवाएं, इसका था 20.66%। तो परिवहन भंडारण और संचार सेवाओं का ये नहीं हो के 10.92 नहीं हो के ये था 20.66%, 20.66%। ये थर्ड नंबर था परिवहन वाला। और चौथा नंबर आ जाएगा आपके अन्य सेवाएं 10.92%। ठीक है, तो इसको यही देख लेते हैं। अन्य सेवाएं 10.92% रहा। फिर वित्तीय सेवाएं जो है वो 9.89% रहा और लोक प्रशासन का योगदान रहा 2.29%। तो ये सारे सेक्टर जो है ना, अभी इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले ये पूछा जाता है कि आपको क्या करना है, सर्विस सेक्टर के उप क्षेत्र लिखने हैं, तो ये सारे लिखने पड़ते हैं। या फिर ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसमें रही, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी रही, तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही भाई व्यापार होटल एवं जलपान गृह की 28.01%। अगर आपको टॉप 4 पूछ लिया जाता है तो आपको टॉप 4 में फिर ये बताने पड़ेंगे ये चारों के चारों और इसकी क्या स्थिति रही है, ये आपको यहां तक बताना पड़ेगा। तो ये तो चीज क्या थी कि प्रचलित मूल्य पे उप क्षेत्र का वर्गीकरण, उसका कितनी % हिस्सेदारी है। अगर इसको स्थिर मूल्य पर हम देखते हैं तो स्थिर मूल्य पर इसकी वृद्धि देखी जाती है। तो इस वृद्धि को भी हम देख लेते हैं। तो व्यापार होटल और जलपान गृह की वृद्धि रही है 6.71%। ये याद रखने वाली चीजें हैं। स्थावर संपदा, आवासीय गृह का स्वामित्व, इनकी जो रही है वो रही है 5.71%। फिर उसके बाद में परिवहन भंडार और सेवाओं को देखें तो 5.10% रही है। अन्य सेवाओं की 7.89% रही है। वित्तीय सेवाओं की 8.40% रही है और लोक प्रशासन की 2.29% रही है। ठीक है, तो किसी उप क्षेत्र की कितनी % वृद्धि रही स्थिर मूल्य पे, ये यहाँ पे फोकस किया गया। ये आपको याद करना है। इसके साथ साथ ये याद करना है कि प्रचलित मूल्य पे जो 6.44 लाख करोड़ जो है वो राजस्थान की सर्विस सेक्टर का GSVA है, उस सर्विस सेक्टर के GSVA के अंदर कितना जो है वो योगदान इसमें है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पे एक चीज निकल के सामने आती है। अब देखिए इसमें अपना यह आएगा कि क्वेश्चन यहां से ये पुटअप होता है कि राजस्थान में जो GSVA है सेवा क्षेत्र का, उसमें सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, तो सर्वाधिक वृद्धि स्थिर मूल्य पे जो है वो इस सेक्टर में हुई है। और ये सेक्टर कौन सा है? वित्तीय सेवाएं। वित्तीय सेवाएं जो है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 8.40%। 8.40% वृद्धि जो सर्वाधिक वृद्धि है वो किसमें हुई है? सर्विस सेक्टर में हुई है। ठीक है, तो ये हमें यहां से ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अगला है अपना पर्यटक। देखिए पर्यटकों से रिलेटेड डेटा यहाँ पे दिया है। मोस्ट डेटा इसको माना जाता है, कई बार डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो पर्यटकों का आगमन है 2023 में वर्षवार निकाला जाता है।
1807.52 लाख हुए। टोटल कितने पर्यटक आए? 1807.52 लाख पर्यटक आए। अभी जो 1807.52 लाख पर्यटक आए उनमें से 1790.52 लाख तो क्या थे? ये तो देशी पर्यटक थे। और जो विदेशी पर्यटक थे उनकी संख्या थी 17 लाख। 1807.52 लाख है, उसमें से 1790.52 लाख तो हो गए देशी, और 17 लाख जो लोग हैं, 17 लाख जो टूरिस्ट हैं वो कहां से आए? बाहर से आए। ठीक है, तो ये डेटा भी आप याद रखें। अब देवस्थान विभाग की योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे कि देवस्थान विभाग के द्वारा 3 योजनाएं चालू कर रखी है। 3 योजनाएं जो है वो देवस्थान विभाग द्वारा संचालित की जाती है। अब वो 3 योजनाएं कौन कौन सी है, क्या उसमें खास है जो एग्जाम की दृष्टि से हमें पढ़ना चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहली है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। अब देखिए इस चीज में क्या होता है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन वरिष्ठ नागरिकों को क्या करते हैं, ये अलग अलग तीर्थों की क्या करते हैं? निःशुल्क यात्रा करवाते हैं। जैसे वैष्णो देवी है, पुष्कर है, हरिद्वार है। ठीक है, और इसमें एक नेपाल में पशुपतिनाथ की भी यात्रा इसमें करवाई जाती है। तो आपको यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये जो पशुपतिनाथ की यात्रा करवाई जाती है वो हवाई यात्रा होती है, एयर यात्रा होती है। हवाई यात्रा हवाई मार्ग के द्वारा कराई जाती है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें भाई बस से कराते हैं, रेलगाड़ी से कराते हैं या हवाई मार्ग से करवाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे सारे जो स्टेशन हैं, जो दूसरे जो सारे हैं जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा कराई जाती है हवाई जहाज से, लेकिन रेल मार्ग से। लेकिन पशुपतिनाथ जो है जो नेपाल में है, तो वहां की जो यात्रा है वो किससे करवाई जाती है? हवाई मार्ग से करवाई जाती है। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में रेल मार्ग और हवाई मार्ग, बस मार्ग नहीं है। लेकिन ध्यान रखना बस वाला इसमें शामिल नहीं है। या तो ट्रेन से कराते हैं या एयर से करवाते हैं। एयर से सिर्फ एक जगह की करवाई जाती है और उस जगह का नाम है पशुपतिनाथ। ठीक है, तो कंप्लीट फ्री होती है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगली है मोक्ष कलश योजना। देखिए जब कोविड आया था, कोविड-19 के समय सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की थी। तो उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो यात्रा है वो कहाँ की जाती है? हरिद्वार की। तो हरिद्वार में उसकी अस्थि विसर्जन के लिए, हरिद्वार में किस पर्पज से जाते हैं लोग? अस्थि विसर्जन। अस्थि विसर्जन के लिए 2 सदस्यों के लिए जो है ना यात्रा फ्री की थी राजस्थान रोडवेज की बसों में। ठीक है, 2 सदस्यों के लिए, तो वो मोक्ष कलश योजना थी। उसके बाद में सिंधु दर्शन योजना। देखिए सिंधु दर्शन योजना नई योजना है, ये आपकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में जो तीर्थ है सिंधु दर्शन तीर्थ, लद्दाख जो है यूटी है, उसके अंदर सिंधु दर्शन तीर्थ है, उसकी यात्रा करने का इसमें प्रावधान है। और इसमें प्रावधान क्या है कि इसकी यात्रा करने पर जो कुल व्यय होगा बस वगैरह का, ठीक है, उसमें 50% या अधिकतम 10,000 तक का भुगतान यात्री को किया जाता है सरकार के द्वारा। तो 3 योजनाएं याद रखनी है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, मोक्ष कलश योजना और सिंधु दर्शन योजना। और इसमें से भी सिंधु दर्शन योजना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंधु दर्शन योजना क्या है? नई स्कीम है, तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है वित्तीय सेवाएं। अब हमने क्या किया कि हमने भाई उसको पढ़ा अपना क्या बोलते हैं देवस्थान विभाग को पढ़ लिया। अब देवस्थान विभाग के बाद में हम पढ़ेंगे वित्तीय सेवाओं की हम बात करेंगे। तो वित्तीय सेवाओं में देखिए क्या है कि अगर बैंक की बात की जाए तो 9,694 व्यक्ति, 9694 व्यक्ति, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो 40.51 वर्ग किलोमीटर के ऊपर एक बैंक है। एक बैंक का जो क्राइटेरिया है, एक बैंक भारत में राजस्थान में जो एक बैंक है वो 9,694 लगभग 10,000 व्यक्तियों को कवर करता है। और इसके साथ साथ अगर एरिया की बात की जाए तो 40.51 किलोमीटर इसके अंदर कवर अप किया जाता है। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो नीति आयोग है उसने डिजिटल पेमेंट के लिए 5 जो है वो मेनली आधार स्तंभ बताए कि भाई 5 तरीके हैं, 5 प्रकार हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी बन सकता है कि नीति आयोग के द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए कौन कौन से 5 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला है यूएसएसडी, ठीक है, यूएसएसडी कोड के माध्यम से कर लो। दूसरा आधार सक्षम एबीपीएस, ठीक है, आधार सक्षम पेमेंट। तीसरा है रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। चौथा वॉलेट और 5वां यूपीआई। तो ये 5 तरीके बताए गए हैं किसके द्वारा?
ये बताया गया नीति आयोग के द्वारा डिजिटल पेमेंट के। ठीक है, एक बता दें कि बीसी व्यावसायिक संवाददाता, बैंक जो है वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, और जो व्यक्ति जो है थोड़े अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो दूर दराज के लोग हैं, उन तक बैंकों की सुविधा पहुंचाने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए बैंक ने जो है वो बीसी नियुक्त किए हैं, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस व्यावसायिक संवाददाता नियुक्त किए हैं। ये देखिए, ये प्राइवेट व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ कमीशन मिलता है, और उस कमीशन के बेस पे ये लोग जो है वो क्या करते हैं, ये उन क्षेत्रों में जाते हैं और वहां के लोगों को जो बैंकिंग की जो सुविधा है, जैसे आर्न है, डिपॉजिट है, ये सारी सुविधाएं ये लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अगर 31 दिसंबर 2023 तक देखा जाए तो राजस्थान में 82,450 बीसी है। आपको ध्यान रखना है, 82,450 बीसी राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है एक बहुत ही अच्छी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना, देखिए सबसे पहले तो ये स्कीम किसके लिए है, जो SC/ST है वर्ग है, इसके साथ साथ जो महिला उद्यमी है उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। इस स्कीम में क्या होता है कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। वो किस लिए प्रदान किया जाता है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये ऋण प्रदान किया जाता है कि गैर कृषि क्षेत्र में हरित उद्यम स्थापन करने के लिए। भाई कृषि क्षेत्र में के लिए ऋण नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको कृषि के अलावा कोई भी आपको उद्योग लगाना है, कृषि के अलावा कहीं भी आपको उद्योग लगाना है, और वो भी कैसा होना चाहिए, कम से कम प्रदूषण करने वाला, न्यूनतम पोल्यूशन करने वाला हरित सेक्टर का जो उद्योग होना चाहिए। तो वो अगर कोई लगाता है तो आपको ध्यान रखना है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और 3 कैटेगरी है SC/ST और महिला। इसमें 7 वर्ष के लिए लोनिंग की जाती है, और 7 वर्ष तक जो है आप किस्तों के माध्यम से इसको चुका सकते हो। और इसको के लिए आवेदन करने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है www.standupmitra.in। ठीक है, तो इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपना आवेदन उसमें कर सकता है। अगर अन्य फैक्ट की हम बात करें तो पीएम जनधन जो है वो 31 मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इसकी बात करें तो 354 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ये देखिए डेटा याद रखें कि कई बार डेटा पूछ लिया जाता है। 28 अगस्त 2014 को जो है ये स्थापित हुई थी, 28 अगस्त 2014 को स्थापित हुई थी, स्टार्ट की गई थी ये योजना। तो 354 करोड़ अब तक अगर हम देखें तो इसमें 354 करोड़ खाते जो है वो इस योजना में अब तक खोले जा चुके हैं, और 91.18% अकाउंट जो है इनको आधार से ऐड कर दिया गया। 91.18% अकाउंट को आधार से ऐड कर दिया गया, जिनमें आधार बेस्ड पेमेंट ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक स्कीम चलती है PM जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखिए PM जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या है, एक बीमा किया जाता है। आपको यहाँ पे डेटा रखना है कि टोटल 85.94 लाख लोग जो है इनका अब तक इस योजना में नामांकन किया गया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें 20 रुपए कटते हैं, 212.95 लाख। ठीक है, तो तीनों डेटा याद रखना है। 3.54 करोड़ PM ज्योति में 85.94 लाख, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में है और 212.95 लाख। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम आती है अटल पेंशन योजना। देखिए जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, असंगठित क्षेत्र जो छुट्टी मजदूरी करते हैं, इधर उधर घूम फिर के रोज दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, यानी जो जिनके GPF वगैरह इस तरह की कोई लिमिटेड कंपनियां नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है एक स्कीम लेके आई। इसमें क्या होता है कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र तक, 18 से 40 वर्ष की आयु तक जो है व्यक्ति को कुछ प्रीमियम जमा कराना होता है, कुछ प्रीमियम जमा कराना होता है। अब ये प्रीमियम निर्धारण इसलिए नहीं किया जाता कि कोई आदमी 18 से शुरू कर रहा है, कोई 40 से शुरू कर रहा है, तो अगर 18 से कर रहा है तो उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, 40 से कर रहा है मतलब 40 से पहले से कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो 18 से 40 वर्ष तक का व्यक्ति जो है इसमें पात्र होता है। 60 साल की जब उसकी उम्र हो जाती है तो उसके बाद में 1000 से लेकर 5000 तक, यानी उसने जो प्रीमियम जमा कराया है उस प्रीमियम के आधार पर जो है वो सरकार के द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। यानी 18 से 40 आयु है मिनिमम, और 60 प्लस होने के बाद
व्यक्ति जो है उसको 1000 से 5000 तक की जो है वो पेंशन प्रदान की जाती है। अगर 31 मार्च 2024 तक देखें तो 32.05 लाख लोग जो हैं इसमें जुड़ चुके हैं। कितने हैं? 32.05 लाख लोगों को इसमें जोड़ा जा चुका है। ठीक है, तो ये थी अटल पेंशन योजना जो मेनली फोकस्ड है ऑन असंगठित कामगारों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है डीबीटी। देखिए अगर अपने आरएसए मेंस का सिलेबस भी देखें, प्री का भी देखें, तो डीबीटी जो है वो डायरेक्ट अपने सिलेबस में लिखा है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा डीबीटी का लाभ जो है, जो किसी भी प्रकार का जो लाभ हो डीबीटी के माध्यम से पहुंचाने के लिए एक डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, और ये कब किया गया? 5 अक्टूबर 2021 को किया गया। आपको याद रखना है डीबीटी सलाहकार बोर्ड का जो गठन है वो 5 अक्टूबर 2021 को किया गया। किस लिए किया गया? ताकि वहां तक जो लाभ जो पहुंचाना है वो समयबद्ध रूप से पहुंचाया जा सके। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सीएस होते हैं। सीएस का मतलब मुख्य सचिव। पूछ रहे थे डीबीटी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो डीबीटी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी होते हैं। मुख्य सचिव जो है वो डीबीटी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। अब इनके कार्य की बात करते हैं, डीबीटी सलाहकार बोर्ड का कार्य क्या है? तो पहला काम तो क्या है? जो भी योजनाएं हैं उनकी पहचान करना कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो डीबीटी सलाहकार डीबीटी के माध्यम से संचालित की जाती है, और उसके बाद में जनाधार पोर्टल पर उन योजनाओं की ऑन बोर्डिंग करना। भाई जो भी लाभ पहुंचाया जाएगा वो किसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है? जनाधार पोर्टल के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो जनाधार पोर्टल पे उसकी ऑन बोर्डिंग की जाती है। उसके बाद में जब उसकी ऑन बोर्डिंग हो गई तो उसके बाद में उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और नोटिफिकेशन जो जारी किया जाता है वो आधार एक्ट की धारा 4 व 7 के तहत किया जाता है। 2 धाराएं होती है, 4 और 7 के तहत जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो ये काम भी करता है, एक तो पहचान, दूसरा ऑन बोर्डिंग, तीसरा नोटिफिकेशन, और चौथा क्या होता है कि एक नया ऐप बनाया सरकार ने, उमंग ऐप। तो डीबीटी से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं जो सरकार की सारी योजनाएं आप कह लो, उन योजनाओं को इस उमंग ऐप पे एकीकृत किया जाता है कि व्यक्ति सिर्फ इस उमंग ऐप के माध्यम से ही जो है वो सारी योजनाओं को देख सकता है। क्या उसकी पात्रता है, क्या वो उस पात्रता में खरा उतरता है या नहीं उतरता, इन सारी चीजों को जो है व्यक्ति इसमें देख सकता है। नेक्स्ट में हम चले, अगला है डीबीटी भारत मिशन पोर्टल और वर्सेज राजस्थान। ठीक है, तो आपको यहां तक रखना है कि डीबीटी भारत मिशन पोर्टल क्या है। तो डीबीटी भारत मिशन पोर्टल की बात करें तो ये केंद्र सरकार का है। किसका है? सबसे पहले ध्यान रखना है केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार का क्या है कि डीबीटी की जो योजनाएं हैं उनका रियल टाइम व्यू पता करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। सारी योजनाएं इस पोर्टल पे है और इसी के माध्यम से उसकी क्या की जाती है? मॉनिटरिंग की जाती है। इसी के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जाता है भाई क्या क्या इस योजना के टारगेट थे और कितने अचीव हुए, कितने पीछे रहे, सारी चीज मॉनिटरिंग। इसके बाद में रियल टाइम व्यू के लिए जो है वो डीबीटी भारत मिशन पोर्टल लाया गया। ये केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं जो है जो डीबीटी के माध्यम से संचालित होती है वो इस पे है। अब आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में इससे रिलेटेड क्या चीज है। तो राजस्थान पर इस पोर्टल की स्कीमों की अगर हम बात करें तो अकेले राज्य की जो स्टेट की स्कीम है वो 101 है। ये संख्या याद रखना भाई, ये बहुत मोस्ट चीज है दोनों कि अगर डीबीटी भारत मिशन पोर्टल पे स्कीम देखी जाए राजस्थान की तो खुद राज्य की जो स्कीम है वो है 101 और राज्य और केंद्र दोनों की जो 60-40 में जो स्कीमें चलती है वो है 65। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी? 166 स्कीमें जो है वो राजस्थान से रिलेटेड डीबीटी भारत मिशन पोर्टल पे है। 166 और अगर 23-24 में देखें कि कुल कितनी डीबीटी जो है वो सरकार को के द्वारा प्रदान की गई इस पोर्टल से, तो 2,86,891.57 करोड़ 2,86,891.57 करोड़ जो है वो इसके माध्यम से डीबीटी जो है वो प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है विशेष तौर से डीबीटी भारत मिशन पोर्टल। अब ये डीबीटी के बाद में देखो हमने 3 चीजें पढ़ ली,
पहली चीज जो हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने देवस्थान। उसके बाद में हमने पढ़ी वित्तीय सेवाएं। उसके बाद में हमने पढ़ी डीपीटी। ठीक है, ये तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब चौथी जो चीज शुरू होती है वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार। ठीक है, आईटी सेक्टर जो है उससे रिलेटेड राजस्थान में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, क्या स्थिति है, उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो सबसे पहला है, देखिए इसमें आपका जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल में आपको ध्यान रखना है कि एक आरटीआई एक्ट चलता है। आरटीआई एक्ट की धारा 4 के तहत जो है ना इसको लाया गया। अब आरटीआई एक्ट की में क्या है, आरटीआई एक्ट में यह है कि जो सरकार के क्रियाकलाप है उनकी सूचनाएं मांगे जाने पर लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन उन्होंने कहा भाई मांगने की कहां जरूरत है, अपने एक ऐसा पोर्टल बना देते हैं जहां पे समस्त सरकारी विभागों की जो सूचनाएं हैं वो सरकारी विभागों के द्वारा स्वयं अपलोड की जाए। और जब सरकारी विभाग इसको खुद अपलोड करेंगे तो प्रशासन में क्या आएगी, पारदर्शिता आएगी। और यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रशासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कायम करना। बस ये दो टारगेट बना के आरटीआई एक्ट जो 2005 था उसकी धारा 4 के तहत जो है वो सरकार के द्वारा जन सूचना पोर्टल 5 सितंबर 2021 को जो है वो स्टार्ट किया गया। 5 सितंबर 2021 को स्टार्ट किया गया। अब आपको याद रखने वाली चीज इसमें क्या है, आपको यह याद रखनी है कि वर्तमान में 117 योजनाओं की जानकारी इसके ऊपर उपलब्ध है। ये मेन चीज है। तो कितनी योजनाएं इसमें है, तो 117 योजना, 344 बिंदु और 729 बिंदु। 117 योजना, 344 विशेष विवरण इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और 729 बिंदु। तो आपको ये दो चीजें तो आपको नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखनी है कि जनसूचना पोर्टल पे वर्तमान में राज्य सरकार में कितनी योजनाएं संचालित की जा रही है, कितनी योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है। तो 117 योजनाओं की जानकारी इस पे प्रदर्शित की जा रही है। ठीक है, अगला है राजस्थान संपर्क। राजस्थान संपर्क में देखिए ये क्या है, केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र है। कोई भी व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की समस्या है तो वो विभाग नहीं जाके 181 पे कॉल करेगा, 181 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और फिर उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। संबंधित विभाग को वो शिकायत जाएगी और वो विभाग जो है उस शिकायत का समाधान ऑनलाइन करके और ऑनलाइन रूप से जो है वो अपना प्रत्युत्तर अपलोड करेगा। अब ये जो है इसकी जानकारी के लिए जो राजस्थान संपर्क है उसमें ई संचार और आई फैक्ट उसकी सत्यता की जांच के लिए ई संचार और आई फैक्ट का यूज भी किया जाता है। ये भी ध्यान रखना भाई, ई संचार और आई फैक्ट का यूज कौन सी स्कीम में किया जाता है, राजस्थान संपर्क की सत्यता की जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। और अब तक इस पोर्टल पर 1.5 करोड़ शिकायतें दर्ज हो चुकी है जिसका समाधान सरकार के द्वारा, सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा किया गया है। अब FTH, फाइबर टू होम सेवा। फाइबर टू होम सेवा देखिए ग्राम पंचायत में भारत नेट योजना चालू की गई थी, NOFA। ठीक है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर अभियान, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर अभियान या NOFM, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन। इसके तहत ग्राम पंचायत जो है उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए गए, इंटरनेट के ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिए गए। अब सरकार ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन जब ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करवा दिए गए तो पंचायतों से आगे बढ़कर प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में 5 FTH फाइबर टू होम कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। ये कहाँ पे दिए जाएंगे, जो पंचायत क्षेत्र में अन्य जो स्थल है जैसे विद्यालय है सरकारी, इसके अलावा चिकित्सालय है, पंचायत भवन है। ये जो FTH दिए गए थे वो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में दिए गए थे। ये कहाँ गए थे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में दिए गए। अभी ये FTH कहाँ दिए जाएंगे, पंचायत विद्यालय में, चिकित्सालय में और पंचायत भवन में। तो प्रत्येक पंचायत में टोटल 5 कनेक्शन इस तरह से दिए जाएंगे अन्य संस्थानों में। ठीक है, और इस पे टोटल 80 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। तो FTH को आप जरूर याद रखें, 5 FTH जो है वो क्या है। तो इस पे टोटल जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा, 80 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आएगा। 80 करोड़ का इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला अपना है GWMS।
GWMS। तो GWMS क्या है? GIS आधारित वर्क फ्लो सिस्टम, GIS आधारित वर्क फ्लो सिस्टम, GWMS। देखिए, जो विभाग आधारभूत संरचना का विकास करते हैं, आधारभूत संरचना का विकास, जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण, ठीक है, मतलब जिन विभागों का मेन टारगेट आधारभूत संरचना का विकास है, और आप अगर लिखना चाहें तो एक चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, मेनली PWD पे फोकस करता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम क्या है? आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। तो PWD के जो कार्य हैं उनको ऑनलाइन रूप से संपादित करने के लिए, PWD के कार्यों की ऑनलाइन संपादन के लिए जो है ये पोर्टल बनाया गया GWMS। इसमें क्या करता है कि कोई भी काम है उसकी स्वीकृति ऑनलाइन होगी इस पोर्टल के माध्यम से, उसका मूल्यांकन यानी उसकी जो मेजरमेंट बुक MB जो भरी जाएगी वो भी इससे होगी, उसका जो कार्यादेश होगा, वर्क ऑर्डर भी उसी से होगा, उसकी जियो टैगिंग भी इससे की जाएगी, उसका बिलिंग भी इसी से बनेगा, उसका भुगतान भी इसी से होगा। तो आधारभूत संरचना का विकास करने वाले जो भी विभाग हैं उन विभागों की विभिन्न प्रकार के कार्यों की स्वीकृति, मूल्यांकन, वर्क ऑर्डर, जियो टैगिंग, बिलिंग और पेमेंट कंप्लीटली ऑनलाइन करने के लिए जो है वो GWMS लागू किया गया, GI बेस्ड वर्क फ्लो सिस्टम, ठीक है। और इसको किससे कनेक्ट किया गया है? SSO और IFMS से। देखिए इंटरनेट ये जो है वो इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, IFMS है इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से जो है वो एकीकृत रूप से भुगतान संपादित किया जाता है। और SSO एक ऐसा माध्यम है, सिंगल साइन ऑन, जिसके माध्यम से अनेक योजनाओं को एक साथ के लिए वो क्लियर करके और एक ही पासवर्ड ID पासवर्ड के माध्यम से अनेक कार्य संपादित किए जाते हैं। अब ई मित्र की बात आ गई। ई मित्र तो सब जानते हैं कि सरकारी सेवाओं के आवेदन के लिए या ऑनलाइन अप्लाई के लिए ई मित्र आप संख्या आपको याद रखनी है 80,000। टोटल ई मित्र कितने? 80,000। उससे भी महत्वपूर्ण चीज है 600 प्लस सेवाएं, ये मोस्ट है। एक ई मित्र के माध्यम से सरकार के द्वारा कुल कितनी सेवाएं दी जा रही है? तो सरकार के द्वारा वर्तमान समय में लगभग 600 प्लस सेवाएं जो है वो ई मित्र के माध्यम से संचालित की जाती है। अब बीच में सरकार के द्वारा एक चीज और लेके आई थी, वो क्या था? ई मित्र @होम। ई मित्र @होम। देखिए इस सर्विस में क्या है कि इस सर्विस के माध्यम से ई मित्र को व्यक्ति जो है उसको किसी भी काम की जरूरत है तो उसको ई मित्र के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा और ई मित्र उससे कहाँ जाएगा? घर जाएगा और घर जाकर जो है वो कार्य संपादित करेगा। ई मित्र क्या करेगा? उसके घर जाएगा, घर जाके काम करेगा भाई। तो राजस्थान में 2 शहरों में ये लागू की गई है, जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। और साथ साथ सिर्फ 5 सेवाओं के लिए। ऐसा नहीं है आप कुछ भी कहते हो मुझे तो फला काम करवाना है। सरकार ने 5 सेवाएं नॉमिनेटेड की है, जैसे जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, पंजीकरण है, ठीक है, इस तरह के पंजीकरण है। तो उसके माध्यम से जो है वो सिर्फ 2 शहरों में, जयपुर और जोधपुर में ई मित्र @होम सर्विस शुरू की गई है। नेक्स्ट में है ई मित्र प्लस। जैसे ई मित्र होता है उसी तरह से ई मित्र प्लस नाम की एक मशीन होती है। सभी जो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र हैं उनमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। अपने नजदीकी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पे जाके आप देख सकते हैं। ये क्या होता है? ये जो ई मित्र जो सारे काम करता है, ई मित्र के द्वारा जो काम किए जाते हैं वो सारे काम इसके द्वारा भी किए जाते हैं। ये मानव रहित इंटरफेस है, ठीक है। तो इसमें VC की सुविधा भी होती है। सरकार के द्वारा कोई आयोजन किया जाता है तो उस आयोजन को लाइव दिखाने के लिए आयोजन की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाती है ग्रामीणों के लिए। और ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार की जो अन्य सूचनाएं है ना वो भी इसके माध्यम से संपादित की जाती है। इसके साथ साथ जैसे वो जमाबंदी की नकल निकाल सकते हैं, ई मित्र से रिलेटेड सारे काम वो उसमें भी कर सकते हैं। टोटल इनकी संख्या है वो है 14,891। 14,891, उसमें से 9,891 है वो पंचायतों में लगी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, और बाकी 5,000 है वो कहाँ पे लगी हुई है? शहरी क्षेत्रों में लगी हुई है। राजस्थान ई साइन एक्ट 2000 की धारा 24 के तहत जो है वो ई साइन को लाइसेंस प्रदान किया गया। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आजकल जो ऑनलाइन जो काम हो रहा है, ऑनलाइन जो काम हो रहा है उसमें जो ई साइन होते हैं जिसमें हम भौतिक रूप से साइन नहीं करते, वो
आईटी एक्ट 2000 की धारा, कौन सी धारा के तहत मान्यता प्रदान की गई है? 24 के तहत। ये मोस्ट चीज है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 24 के तहत जो है वो ई साइन को लाइसेंस प्रदान किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है स्टेट डेटा सेंटर। अब देखिए साहब, इतना काम हो रहा है तो उसका सब काम का डेटा रखने के लिए सरकार ने क्या बनाया है? स्टेट डेटा सेंटर बनाया है। अब स्टेट डेटा सेंटर का उद्देश्य क्या है? G2C, G2B और G2C। ठीक है, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है, और G2C तो गवर्नमेंट टू सिटीजन जो है वो सर्विस प्रदान करने के लिए स्टेट डेटा सेंटर बनाया गया। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे बनाया गया है? जयपुर। और एक रैक कहाँ पे बनाई गई है? जोधपुर पे। बाकी और ज्यादा इस पे अपने को फोकस करने की जरूरत नहीं है कि स्टेट डेटा सेंटर जो है वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया जयपुर और जोधपुर में। इसका काम जो है वो किया गया। अब देखिए राजकाज, ये वर्तमान समय में जो राजकीय कार्यालय है, जो सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिसों में सबसे मेन चीज जो है तो जिस प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है वो राजकाज। ये बस ये सबसे मेन हो गया। आप ये मानो जब आप सरकारी सर्विस में जाओगे तो राजकाज बहुत काम आएगा आपके। ये क्या है ये राजकाज? तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित एकीकृत कार्यालय स्वचालन प्लेटफॉर्म है। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मतलब विभाग के सभी प्रकार के कार्यों को संपादित किया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें क्या है, जैसे वर्क फाइल, ई फाइल हो गई। उसके बाद में जैसे अवकाश है, कर्मचारियों का अचल संपत्ति विवरण भरना है, उनकी एसीआर भरनी है। इस तरह के जो कार्य हैं वो किस पे किए जाते हैं? ऑनलाइन किए जाते हैं। किसके माध्यम से? राजकाज के माध्यम से किया जाता है। अब ये तो बेसिक सी चीज होगी। अब आपको याद रखना है कि यहाँ जो राजकाज है ना उस पर कितने विभाग जुड़े हुए हैं, तो ये मोस्ट चीज है। राजकाज पे 76 विभाग जो है वो राजकाज पे जुड़े हुए हैं। 76 विभाग किस पे जुड़े हैं? राजकाज पे जुड़े हुए हैं। 520 संगठन इकाइयां और 9.5 लाख उपयोगकर्ता जो है वो इसमें शामिल है। देखो याद रखो, जो राजकाज पोर्टल है, जो प्लेटफॉर्म है, उसमें टोटल कितने चीजें शामिल है? तो 76 प्रशासनिक विभाग, 520 संगठन इकाइयां और 9.50 लाख यूजर्स इससे जुड़े हैं। ठीक है, ये मोस्ट चीज है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, 76 प्रशासनिक विभाग, 520 संगठन इकाइयां और 9.5 लाख यूजर्स इससे जुड़े हैं। नेक्स्ट है अभय सेंटर। देखिए ये राजस्थान पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा अपराधों की रोकथाम के लिए ये बनाया गया है। राजस्थान पुलिस के द्वारा अभय कमांड सेंटर इसको बोलते हैं। इसमें क्या जीपीएस और सीसीटीवी का प्रयोग करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है ये सेंटर स्थापित किया गया है। अभी कहाँ है? तो भाई सातों जो संभाग है पुराने, उन सातों संभागों में है। इसके साथ साथ 26 जिला मुख्यालयों पर भी अभय कमांड सेंटर निर्माण जो है वो किया गया। अब इसमें क्या होता है? वीडियो निगरानी तंत्र, कैमरे लगे हुए हैं, तो एक व्यक्ति कंट्रोल रूम में बैठा रहता है और पूरी सशस्त्र तौर से हर चीज को देखता रहता है। तो कहीं अगर उसको लगता है कोई चीज संदिग्ध नजर आती है तो उसपे जो है वो लगाम कसने में आसानी होती है। 100 नंबर तंत्र, कोई 100 नंबर डायल करके पुलिस की सहायता ले सकता है। फोरेंसिक अनुसंधान प्रणाली, जांच के लिए फोरेंसिक लैब की व्यवस्था इसमें होती है। दक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली, देखिए कंट्रोल रूम के माध्यम से जब ये देखा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में यातायात बाधित हो रहा है तो उसको सुचारू करने के लिए हाथों हाथ वहां पे जो है वो पुलिस व्यवस्था कर दी जाती है। इसके साथ साथ वाहन ट्रैकिंग, जैसे मान लीजिए कोई वाहन चोरी हो गया, उस चोरी के वाहन को ट्रैक करके उसको पकड़ने का काम इससे करते हैं। और भौगोलिक सूचना तंत्र की, कोई व्यक्ति किस जगह जो है कोई अपराधी है वो कहाँ छुपा है, इस तरह की सारी चीजें जो है वो किसके माध्यम से की जाती है? अभय सेंटर के माध्यम से संचालित की जाती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजस्थान पुलिस के द्वारा। अब है राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आरकेट। देखिए जो इमर्जिंग ट्रेंड है, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, उस आधुनिक प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रम के लिए आरकेट शुरू किया गया। आपको याद रखना आरकेट कहाँ है? जयपुर में है। सबसे पहले जयपुर में से शुरू किया गया था
और नवंबर 2022 में जो है वो क्या किया गया तो जोधपुर में भी। तो दो जगह हो गया, जयपुर और जोधपुर। अब इसमें क्या होता है कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाता है और उनके माध्यम से जो है वो इमर्जिंग ट्रेंड की प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, उन्नत पाठ्यक्रमों में, अलग अलग पाठ्यक्रमों में, तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकन करके और प्रशिक्षण देके फिर इनके माध्यम से जॉब दिलाने का प्रयास इसमें किया जाता है। दो जगह है, याद रखना है अपना, जयपुर और जोधपुर। एक इसके अलावा राजस्थान अनुप्रयोग विकास केंद्र राजकैट भी खोला गया है। अगर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की हम बात करें तो 400 करोड़ रुपए की लागत से ये कहां खोला गया? जोधपुर में खोला गया। कहां खोला गया? जोधपुर में खोला गया है। लेकिन वर्तमान में इसकी लागत को बदल के 672.45 करोड़ कर दिया। ये इसकी क्या है? वर्तमान लागत।